चलिए, तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों लोग को दिक्कत होती है। और क्योंकि ये पहला चैप्टर होता है, इसलिए बच्चे लोग के अंदर डर भी बना रहता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाते हुए पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग क्लास 10 की चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आप लोग को तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये मैग्नीशियम रिबन है क्या और इसको जलाना क्या है, जलाना कहाँ पे है। ठीक है, और जैसे ही आप लोग इसके क्वेश्चन में जाएंगे तो आपका दिमाग वैसे घूम जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग साफ क्यों किए। आपके दिमाग में ये घूमते रहेगा, लेकिन इसको क्लियर करने के लिए पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, कि जब आप पहले दिन स्कूल गए तब वहाँ आपका भी कुछ अभिक्रिया हुआ होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए कि आप जब पहले दिन स्कूल गए तो आपको घूमने का मन कर रहा होगा, लेकिन आप घूम नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके नए दोस्त नहीं थे। तो आपका कुछ रिएक्शन होगा, कुछ अभिक्रिया होगा। उसी तरह से सबका अपना अपना एक अभिक्रिया होता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तब वो श्वेत लोह के साथ जलता है, श्वेत ज्वाला प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ और इसको प्लीज़ घर में ट्राई ना करें। जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हैं तो ये पीले ज्वाला के साथ जल रहा है। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए, तो इसका कहने का मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ को अगर आप जलाएंगे तो वो रिएक्शन करती ही करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ को अगर आप जलाते हैं तो वो रिएक्शन करती ही करती है। जैसे अभी मैंने जो इत्र रहता है, जो सेंट रहता है, जब हमने उसको जलाया तब उसका भी रिएक्शन हुआ, उसका भी कुछ रिएक्शन हुआ और वो भी जला। इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तब वो श्वेत लोह के साथ जलती है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं आता, आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि मैग्नीशियम रिबन वायु में आते ही एक उसके ऊपर पतली परत जम जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, इसलिए जब हम लोग उसको जलाते हैं तो श्वेत लोह के साथ जलती है। तो हम लोगों ने जाना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और आप लोग अपनी क्यूरियोसिटी को अच्छी तरह से बनाए रखें। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं Mg+O2। एरो का निशान दिया है MgO। हम लोग सबको बैलेंस करते चलेंगे ताकि आप लोग को आगे जा करके संतुलित करने में दिक्कत ना हो। Mg+O2 एरो का निशान दे करके MgO दे दिया है। इसको अपने ध्यान से देखिए कि सबसे पहले यहाँ तो Mg लिखा हुआ है, यहाँ भी Mg लिखा हुआ है। Mg मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, फिर यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है। अब इसको देखते कैसे हैं, इसको देखिए। इसको या तो फर्स्ट में देखते हैं या तो लास्ट में, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में। और जो काम हम लोग इधर करेंगे सेम काम हम लोग को उधर भी करना है। यहाँ पे मैग्नीशियम कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम कुछ नहीं है तो एक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ एक दिखाई दिया। तो हम लोग इसके पीछे में कुछ नहीं लगा सकते, हम लोग को कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे में। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 2 आगे में लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन उसके साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना नजर आ रहा है, सिर्फ 1 नजर आ रहा है। तो यहाँ अगर हम लोगों ने 2 बिठा दिया तब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, ये हम लोग का क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, पूरी तरह से ये संतुलित हो चुका है। अब इसको हम लोग आगे देखते जाएंगे कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको क्या क्या बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक एरो के पीछे का साइड, इसको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट करते जाइए। इसको अभिकारक बोला जाता है। ओके, और ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, इसको बोला जाता है उत्पाद। और इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक। अभिकारक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें O2 क्या है तो आपको बोलना है अभिकारक, और इसमें उत्पाद क्या है तो ये MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आपका उत्पाद है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन बहुत सारा चीज हम लोग को पढ़ना नहीं रहता है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को वही चीज अधिकतर पढ़ना रहता है। ठीक है, उसी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे और पूरा बुक को मैं उलझ के नहीं रह जाना है। जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज पढ़ना है। ओके, आगे देखते हैं। एक तो और एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। चलिए उसको आगे लेते हैं और कुछ कुछ जो एग्जाम सूत्र है वो हम आपको लिखवाते चलेंगे। तो सबसे पहले जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को नजर आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है,
संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये एक और रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन, संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छा, क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। एक बार और सुन लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके साथ आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में काफी तौर पर एग्जाम्पल को लिखने से उसमें मार्क्स नहीं कटते, इसलिए एग्जाम्पल को लिखना काफी जरूरी है। और हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते चलेंगे। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम लोगों ने जाना कि जब दो पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए C+O2, एरो का निशान हर बार हम लोगों को देना है। ठीक है, एरो का निशान हर बार देना है, और हम लोगों ने लिख दिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे C1 है, यहाँ भी C1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे भी O2 है, तो हम लोग का बैलेंस निकल गया। इससे ज्यादा खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हम लोगों का बैलेंस और आप लोगों का एग्जाम्पल भी हो गया। हम लोग एक और एग्जाम्पल रखते हैं जो हम लोग फर्स्ट डे से ही हम लोग को पूछा जाता है। ये H2O 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 H2O, ये जल का सूत्र है, जल का सूत्र है, हम लोग उसी को डालेंगे। ठीक है, H2 को हम लोगों ने अलग कर दिया, H2 को हम लोगों ने अलग कर दिया, और O2 का O2 ही रहेगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O। अब ये क्या, इसको हम लोगों ने देखा तो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे 2 बिठाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों को 2 बिठाना पड़ेगा। तो ये दोनों संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है संयोजन अभिक्रिया के बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। जब भी कोई चीज अलग हो जाती है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे इससे ये अलग हो गया तो ये वियोजन हो गया। इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या है ये वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, इसको क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोला जाता है? वियोजन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको भी यही कर सकते हैं, इसका उल्टा करके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एक चीज से दो फायदा होगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल जब बोलेगा तो C+O2 क्या बन गया? CO2। और जब वियोजन का बोलेगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, CO2 लिख करके C+O2 कर दीजिए। कहने का मतलब है CO2 लिख करके C+O2 कर लीजिए। ठीक है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें मार्क्स कटने का चांस नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कुछ हट के एग्जाम्पल लेना तो एक और ले लीजिए CaO3। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO3। अब इसको क्या करना है? हमको तोड़ना है। एक ठो लिखना है एरो दे करके, हमको 2 या 3 रूप में इसको तोड़ना है। अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या चीज में टूट जाएगा? Ca। ठीक है, हाँ सोचिए क्या चीज में टूट जाएगा? CaO प्लस CO2। बहुत अच्छा, CaO प्लस CO2। ये तोड़ना आप लोगों को कुछ दिन के बाद में बाद आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के तौर पर होगा। CaCO3, इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है। CaO3, एरो का निशान CaO प्लस CO2। ओके, ये क्या चीज का उदाहरण है? तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको चूना पत्थर भी बोला जाता है, CaO3 को। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। ओके, हम लोग जानेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी, पहले ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनिए और इसको समझिए, क्योंकि एक बार सुन लिए तो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें क्या होगा? ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा मुक्त होगी उसको क्या बोला जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखिए, श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा जब आपका एग्जाम होगा कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है।
ऑप्शन दे देगा आपको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्योंकि जब हम लोग भोजन हम लोग करते हैं तो हम लोगों का ऊर्जा ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है? जब हम लोग भोजन नहीं किए रहते हैं तो हम लोगों को ऊर्जा से थोड़ा ऊर्जा का कमी लगता है, लेकिन जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं तब भरपूर मात्रा में हम लोगों को ऊर्जा जैसा लगता है और इसमें ऊर्जा मुक्त भी होती है कि नहीं? इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक चीज और याद रखें आप लोग, जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोग लिख लें, C6H12O6, C6H12O6। ये आप लोगों का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, ये हमेशा पूछेगा आप लोग के टीचर, आप लोगों का एग्जाम में। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाएंगे 10th-12th, ये हमेशा आप लोगों को काम में आएगा। हम लोग जाना संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, चुना पत्थर का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। उष्मा क्षेपी के बारे में जान लिए, जिसमें क्या होता है उष्मा मुक्त होती है। याद रखिएगा, क्षेपी, जब भी उष्मा क्षेपी आएगा तब उसमें उष्मा मुक्त होगी। और शोषी मतलब कभी सुने हैं कि पानी गिर गया तो उसको सोख लो, इसी तरह सोखना सही बना है शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसमें बाहर जाने के बजाय क्या होगा, अंदर आएगी। जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसको क्या बोला जाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। इसमें दो चीज और इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको जान लेते हैं। एक विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ये काफी अधिकतर तौर पे पूछा जाता है और ये मेरे एग्जाम में भी आया हुआ था 2017, जब मेरा एग्जाम दिया था 10 का, और मेरे टाइम पे विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसी के यौगिक विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। इसको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया। जितनी बातें बताई जा रही है उम्मीद है आप लोग कॉपी में नोट कर रहे होंगे। इसको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे हम लोग दोस्त लोग होते हैं तो क्या करते हैं, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो जाके जब टिफिन का टाइम होता है तब सब लोग टिफिन एक जगह पे रख देते हैं और सब लोग एक एक करके शेयर करते हैं। हमको उसका टिफिन अच्छा लगा, हम लोग खा रहे हैं, मेरा टिफिन उसको अच्छा लगा, हम लोग उसको दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया ये दोस्ती वाला रिएक्शन है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक किसको कहते हैं पता है ना? एरो के इधर जो रहता है वो। अब मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ओके। ये तो हम लोगों ने जाना विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल आपको आगे बुक में मिल जाएगा, या तो अगर डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक तो और चीज पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग का घर में अगर कुछ लोहा का सामान होगा तो जब वो कुछ अम्ल के संपर्क में आता है, या तो फिर नमी या तो फिर आर्द्रता, ये आर्द्रता क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आज वायु में थोड़ी सी नमी लग रही है, थोड़ा सा ठंडापन लग रहा है, तो ये नमी के कारण से ही होती है, ठीक है। ये नमी के कारण से ही होती है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि नमी लग रही है, तो ये सब का तो हम लोग के शरीर पर असर पड़ने के साथ साथ लोहे की वस्तुओं पर भी असर पड़ता है और उन लोगों पर क्या होता है? जंग लगने लगता है। तो इसको हम लोग साइंस के भाषा में इस तरह से लिखेंगे, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इसे संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण अभिक्रिया। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में काफी हद तक ये पूछा जाता है कि संक्षारण के कोई 2 या 3 उपाय बताएं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है कि संक्षारण के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। निम्नलिखित तरीके हैं, पहला तो पेंट लगाकर, दूसरा ग्रेस लगाकर, ठीक है। ये सब उपायों को आप लोगों को लिख देना है। जो जो उपाय हम लोग घर में करते हैं वो सब उपाय सारे लिख देने हैं। जैसे हम लोग का जब लोहे की कोई वस्तु जब जंग लगने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर पेंट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो आता है विकृत गंधिता क्या है। आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, विकृत गंधिता क्या है। तो जब कोई वसा युक्त जो भोज्य पदार्थ होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है, जब लंबे समय तक खुले में नहीं लगता तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो उसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता। दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 2PbO
प्लस सी प्लस 2Pb प्लस CO2। यहाँ पे बोल रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, ये एकदम गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं अपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों गलत है, दोनों असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ऊपर दी गई अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। तो Fe2 मतलब फेरस, Fe मतलब फेरस। ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al, एरो का निशान है, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुआ ये देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पे देखिए Fe टूट के अलग हो गया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापित कर दिया इसको इक्विलियंस, इसलिए क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो एक ही चीज होता है, हाइड्रोजन गैस से हम आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। ठीक है, और जो भी संतुलित समीकरण है आप लोगों से उम्मीद करते हैं हो जाएगा, और नहीं होगा तो हमको कमेंट कर दीजिए, उसका भी नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। थैंक यू।